हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि भाई 22 जून से अनअकैडमी प्लस के 3 मेगा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्या डेट है? 22 जून, यानी कि लास्ट मंडे जो गया है वहाँ से 3 मेगा बैचेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने पे ज्वाइन कैसे करना है आपको कि रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू आपको इसमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, ये जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं ये क्या है, ये प्री मेंस और इंटरव्यू, यानी कि आप एक बार इसमें एडमिशन लेंगे और आपका जो यूपीएससी का प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, ये तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? अनअकैडमी प्लस के ऊपर है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा ये प्री का बैच है कि मेंस का। आपको पूरी एक बार आपने एंट्री ली और टिल सिलेक्शन तक, आपको इंटरव्यू तक, तीनों स्टेजेस की जो गाइडेंस है, जो पढ़ाई है, जो स्टडी मटेरियल है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी प्लस। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल स्टार्ट हुआ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपके पास भाषा का कोई भी हर्डल नहीं रह जाएगा। आप किसी भी भाषा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट सीरीज जो है, इसकी एनालिसिस होगी। इसमें मॉक टेस्ट आपको बेस्ट, वैसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन करे गए हैं जैसे हूबहू आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसकी पूरी एनालिसिस होगी। प्री की भी, मेंस की भी सारी एनालिसिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी। तो पूरा थ्रू आउट आपकी जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा अनअकैडमी प्लस। तो आपको जल्दी से जल्दी, अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए, इसको ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करेंगे आप? रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कोर्स फीस होगी, पहली चीज तो उसमें 10% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको अनअकैडमी प्लस का कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसकी जितनी सारी बुक्स आती हैं, जितनी जो मेन बुक्स हैं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी में पढ़ते हैं, वो सारी बुक्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। प्लस अनअकैडमी प्लस के जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी उसके टीचर्स हैं, आपको उनके मार्गदर्शन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आरती मैम के गाइडेंस में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो अब बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि देखिए समय हमारे पास जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पेपर, अब टारगेट जो है हमारा वो पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कोर्स कैसा है, यूपीएससी 2020 और 2021 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। पूरी डिटेल यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने है। रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करना है और इन किसी भी मीडियम्स के हो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सारी चीजें नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय क्या क्या होते हैं, तो आज हम लोग का टॉपिक है केमिकल वेदरिंग। ठीक है ना, रासायनिक अपक्षय जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये बेसिकली 4 प्रोसेस थे जो किस में काउंट होंगे रासायनिक अपक्षय में, जो हमें एनसीईआरटी के अंडर में पढ़ने थे। सबसे पहले क्या है, उसका नाम है सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घोल या विलयन। ठीक है, देखो कल मैंने आपको वाटर के 2 प्रॉपर्टीज बताई थी जो प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करती थी अपक्षय होने में। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? विलयन, किसी चीज का घोल। लिक्विड में जो वाटर है, जो जल है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मैक्सिमम जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, उनको आपस में उनका सॉल्यूशन बना लेता है, उनको आपस में सॉल्व कर लेता है, मतलब डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है, जिससे कि विलयन तैयार होता है। ठीक है ना, विलयन का मतलब होता है 2 पदार्थ हैं, उनको आपस में आपने मिक्स कर दिया तो दोनों पदार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं या विलयन बोलते हैं। तो अभी क्या होता है, वाटर कहीं से भी पास होता है, अगर किसी खनिज से, किसी मिनरल से पास हो रहा है। अब देखो, हमें पता था कई सारे एलिमेंट्स मिलके एक मिनरल बनाते हैं और कई सारे मिनरल मिलके एक रॉक बनाते हैं। तो कहीं से भी अगर वाटर पास हो रहा है तो उसमें जो जो डिसॉल्विंग चीजें होती हैं, जिस पाथ से वाटर पास हो रहा है, ठीक है ना, ये वाटर निकल रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट्स होंगे जो वाटर में डिसॉल्वेबल है, तो वाटर क्या करेगा, उनको अपने में घोल लेगा और घोल के जहां पर ये जा रहा है वहीं पर लेता चला जाएगा। अब सोचो, पहले सुबह के 10 बजे वाटर यहाँ से निकला, तो यहाँ पर ये सारे जो एलिमेंट्स आपको सर्किल में दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स वाटर में सॉल्व हो गए, सॉल्वेबल हो गए। उसके बाद डिसॉल्व होने के बाद वाटर जो था वो 1 घंटे बाद 11 बजे वो यहाँ कहीं पहुंच गया। तो अब यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मिसिंग हो जाएंगे इनको, क्योंकि वो अपने में घोल के ले जा चुका है आगे, इनका इरोजन कर चुका है, अपर्दन कर चुका है। तो इससे क्या होगा, जब इनको घोल के आगे ले जाएगा तो यहाँ पर इस रॉक में देखो मिनरल है ना, तो मिनरल, कई सारे मिनरल क्या होते हैं, रॉक बनाते हैं। तो इस रॉक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस खाली हो जाएगा। जब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस हो जाएगा
तो देखो क्या होगा, ये रॉक जो है अंदर से खोखली होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। ये जो ये है, ये क्या है, ये खोखला स्पेस है ना, खोखला यानी कि क्या स्पेस है यहाँ पे। तो अब इसी स्पेस के कारण रॉक अंदर से जब भंगुर होती चली जाएगी, तो एक ऐसा, अब ऊपर से तो प्रेशर पड़ ही रहा है, इसमें हाई प्रेशर पड़ रहा है रॉक की लेयर्स का। तो जब लेयर्स का ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो एक समय आएगा कि वो अपनी जगह पे टूट जाएगी या धंस जाएगी नीचे की तरफ। तो इस टाइप की वेदरिंग को क्या बोलते हैं, जो सॉल्यूशन से होती है, बाई सॉल्यूशन, है ना। बाई सॉल्यूशन यानी कि वाटर अपने में मिनरल घोल लेता है और घोल के आगे निकल जाता है, और जो ये सारी ब्लैंक स्पेसेस खाली हो जाते हैं, इन्हीं में ऊपर की लेयर जो है दबाव बना देती है, जिससे कि चट्टान जो है वो टूट सकती है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस देखो क्या है, हाइड्रेशन। इसका नाम होता है जलायोजन या जलयोजन भी बोलते हैं इसको। हाइड्रेशन प्रोसेस में देखो क्या होता है, हाइड्रेशन ये जो होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये कैपेसिटी है किस चीज की, वाटर कंटेन करने की, यानी कि जल ग्रहण करने की क्षमता किसी भी पदार्थ में। जैसे ये मार्कर है, इसमें हम पानी डालेंगे, ये पानी को सोख लेगा। अगर ये पानी को सोख लेता है तो हम बोलेंगे कि कितना हाइड्रेशन का मतलब होता है कि इसमें पानी सोखने की क्षमता कितने से। देखा होगा आपने, ये वर्ड सुना होगा, डिहाइड्रेट हो जाना। डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी की कमी। तो डिहाइड्रेट का जस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की अधिकता। तो ये मार्कर जितना ज्यादा पानी वाटर कंटेन कैपेसिटी को सोख सकता है, वाटर कंटेन का मतलब है यहाँ पर इसको सही वर्ड होगा वाटर एब्जॉर्ब, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हाइड्रेट। तो इसमें जैसा कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल बताया गया है कि कैल्शियम सिलिकेट जो है वो क्या करता है, वो जब वाटर से मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो जिप्सम बना लेता है। जिप्सम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। आपने देखा हो घरों पे जब घरों का कंस्ट्रक्शन हम लोग करवाते हैं तो जिप्सम का यूज़ करते हैं। तो जब जो कैल्शियम सिलिकेट है, इसमें जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है, इसकी चट्टानें जो होंगी, अब देखो कैल्शियम सिलिकेट होने का मतलब क्या, एनसीईआरटी में इसका मतलब ये है कि कैल्शियम सिलिकेट से बनी जो भी चट्टानें होंगी, उसमें जैसे ही वाटर पड़ता है तो वाटर के साथ उसका जो मिक्सचर है वो ऐड हो जाता है, और वो क्या करता है, वो काफ़ी अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने का मतलब है कि वो क्या हो जाता है, सूखने के बाद एकदम कठोर नहीं रहेगा और वो बहुत भंगुर टाइप का हो जाएगा। भंगुर का मतलब है वो बड़ा फुसफुसा टाइप हो जाएगा, उसमें आप जरा सा भी उसको टच करेंगे तो वो बिखर ऐसा जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो अगर हाइड्रेशन में क्या होगा, ऐसा कैल्शियम सिलिकेट की जो भी रॉक्स होंगी, तो उसमें अगर वाटर निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। वो वाटर को तुरंत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा उतना ज़्यादा वो उसकी जो भंगुरता है वो बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा उसको छूने पे वो क्या हो जाएगा, तुरंत बिखर जाएगा। तो यानी कि वो रॉक जो है कैल्शियम सिलिकेट की, ये जो लाइमस्टोन होगा, ये क्या होता है, उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। तो हाइड्रेशन प्रोसेस क्या करता है, वेदरिंग कर देता है, चट्टान को तोड़ देता है खुद से ही। कैसे, जल के संपर्क में आने पर। अब देखो अभी क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि वाटर को कंटेन करने की कैपेसिटी, अभी वाटर को जितना ग्रहण कर सकते हैं अगर सोचो चट्टान में जितना वाटर जाता है वो चट्टान के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि वो चट्टान को क्या करेगा, एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ाता है तो अपने लिए जगह बना लेगा, जब अपने लिए जगह बना लेगा तो चट्टान जो है वो फैल जाएगी। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद अगर उस चट्टान में वाटर नहीं मिला, या फिर वाटर इवेपोरेट हो गया, या वाटर कुछ भी हो गया, वाटर उस जगह से गायब हो गया, और उसको उस पर्टिकुलर जो स्पेस खाली था उसमें वाटर नहीं मिला, तो उसकी जो होल है, उसका जो ये ब्लैंक स्पेस है, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो वो चट्टान क्या हो जाएगी, वो भी खोखली हो जाएगी। तो वो भी ऊपर से अगर उसमें प्रेशर पड़ेगा तो वो भी उसके भी धंसने के चांसेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब मैंने आपको दो केसेस बता दिए, एक कि कैल्शियम सिलिकेट जो है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी कमज़ोर कर देगा चट्टान को, उसके अंदर दरारें पैदा कर देगा। और दूसरा, अगर चट्टान में पानी है, उसको दोबारा पानी नहीं मिलेगा, तो भी अंदर की जो ब्लैंक स्पेस है वो भी चट्टान को अंदर से खोखला करता जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन प्रोसेस जो है, इसकी हिंदी कार्बोनेशन ही होती है। अब देखो इसमें कार्बन का वर्ड है, तो कार्बन से मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो इसमें जान लो, इसमें बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है, ये अगर वाटर में डिसॉल्व होती है ना, ये वाटर में घुलनशील होती है। हमने अपने लेक्चर में जाना था, जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने उस लेक्चर में पढ़ा था कि भैया ये जो एटमॉस्फेयर है ये कैसे बना, तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वर्षा का जो जल था उसमें उसके साथ घुलनशील होके जो जब हमारे समुद्र बने, जब हमारा हाइड्रोस्फीयर बना, तो हमारे बॉटम ऑफ सी में चली गई, समुद्र के तल में चली गई। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है आज की डेट में, वायुमंडल में नहीं है, कहाँ पर है, समुद्र के तल में, यानी कि जल में डिसॉल्वेबल है, वाटर में। तो CO2 जो है वाटर के साथ घुल के क्या बनाती है, ये बनाती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, इस कार्बोनिक अम्ल की खास बात ये होती है कि चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो
या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो, CaCO3 हो या MgCO3 हो, ठीक है ना, तो दोनों के साथ ही क्या करता है ये कार्बोनिक एसिड जो है इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है इन दोनों को बिल्कुल गायब कर देगा। ये पूरी तरीके से इसमें घुल के और कार्बोनिक एसिड का फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में वाटर जो है वो मिनरल्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है और मिनरल वहां से गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुल गई है तो वो क्या होगी, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करेगी, और ये कार्बोनिक जो एसिड है वो अगर मैग्नीशियम सिलिकेट या लाइमस्टोन के ऊपर से निकल गया तो समझ लीजिए वहां की जो चट्टानें हैं वो इन मिनरल्स को अपने में घोल लेता है और ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि ये रॉक थी, यहां पर कार्बोनिक एसिड निकल गया तो इतनी पूरी रॉक जो है वो खाली हो गई। अब ये रॉक ऐसी हो गई तो ऊपर का जो पोर्शन था वो क्या चला गया, वो अपक्षय हो गया उसका, तो ये क्या हो गई, केमिकल वेदरिंग हो गई। तो इसी तरीके यही एक रीजन है कि जब हमारे जो अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड में क्या है कि अंडरग्राउंड में जो गुफाएं पाई जाती हैं या समंदर के अंदर जो गुफाएं पाई जाती हैं उसका रीजन, यही गुफाएं बनने का रीजन क्या है कि वहां पर जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले होंगे तो वहां पर ये बन गया होगा, समुद्र के अंदर बनने के चांसेस हैं। अब वहां पर कहीं पर भी अगर ये दोनों मिनरल्स उसको मिले होंगे कार्बोनिक एसिड को, तो उनके साथ मिलके और जिस भी चट्टान की होगा तो उस चट्टान को उसने पूरी तरीके से गायब कर दिया। तो एक गुफा के अंदर पूरा ऐसा गैलरी टाइप की रास्ता टाइप का बना दिया, ठीक है। तो ये करता है कार्बोनेशन, ऐसे अपक्षय कर देता है, ठीक है। लास्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये जो दोनों पार्ट हैं ये कौन सी चट्टानों का अपक्षय करते हैं, ये उन चट्टानों का अपक्षय करते हैं जहां पर जो आयरन है, आयरन की प्रचुर मात्रा होती है ना, आयरन की जो प्रचुर मात्रा जहां पर होती है वहां पर ये रिएक्शन काम करती है। अब ये क्या करेगा, देखो जो आयरन होता है, जो लोहा है, ठीक है, लौह, जो लौह अयस्क की चट्टानें होती हैं जहां पर आयरन होता है तो वहां पर क्या है, वायु चल रही है। अब चट्टानें तो ओपन रहती हैं तो वहां पर वायु है, और वहां पर क्या है, वायु में अगर जलवाष्प है या रेनफॉल हो रहा है वर्षण के कारण, तो यानी जल प्लस वायु अगर दोनों, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है प्लस वाटर भी मिल रहा है, तो उन दोनों के केस में क्या होगा, वो जो आयरन की चट्टान होगी वो धीरे धीरे उसका अपक्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस आयरन का जो कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, अगर उसका कलर जो है वो रेड है तो रेड से उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा भूरा, भूरा, या दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि उसका कलर हो जाएगा पीला। तो इस किस रिएक्शन में होगा, वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो है वो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और प्लस अगर यहाँ पर वाटर मिल जाता है तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की उपस्थिति में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो काम कर जाती है, और कोई भी आयरन की चट्टान है उसको क्या कर देगी, उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद उसका जो कलर है वो रेड से परिवर्तित होकर भूरा हो जाएगा। जंग का कलर क्या होता है, भूरे कलर का, देखा होगा आपने, जंग लगी होती है। तो ये तो होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, जिसको निम्नीकरण बोलते हैं। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन की उपस्थिति अनिवार्य है, मस्ट है। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसकी अपोजिट होती है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ये याद रखना इस अंतर को, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन के लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर कहीं पर भी अगर पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे कहीं पर ऐसी जगह चट्टानें पाई जा रही हैं आयरन की जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी आयरन का जो है वो अपक्षय होना स्टार्ट हो जाता है, इसका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहां पर जो आयरन का कलर है वो कलर जो है वो हो जाएगा इसका ग्रीन कलर का, या ऐसा लिखा हुआ है कि ब्लूइश ग्रे हो जाएगा, आसमानी जो ग्रे कलर हो जाएगा या ग्रीन कलर का हो जाएगा आयरन। कहां पर हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन में। तो इस टाइप से ये चारों जो मैंने आपको केस बताए ये एनसीईआरटी में गिवन थे, और ये चारों केस जो थे वो किस चीज के उदाहरण हैं, केमिकल वेदरिंग के या रासायनिक अपक्षय के। आई होप आपको ये पॉइंट जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है अपर्दन। चलिए, तो अभी हम लोगों ने वेदरिंग का कॉन्सेप्ट देखा, अब हम लोग देखेंगे कि अपर्दन, इरोजन या वृहद क्षरण क्या होता है। तो देखिए अपर्दन में क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था। अपर्दन का मतलब होता है, अपर्दन का सीधा सा मतलब होता है जो हमारे अवसाद हैं, अवसादों का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। कोई एक चट्टान है वो यहाँ पे टूट गई, तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद जो इसके ये अवसाद हैं ये कहाँ पर थोड़ी दूर पे कहीं जमा होते चले जाते हैं। इन्हीं को बोलते क्या हैं, इन्हीं को बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। इसके जो अपर्दन के जो कारक हैं, अपर्दन ये चट्टानों को इधर से उधर कौन ले जाता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट 3 कारक हैं, याद रखिएगा, वायु, हिम और जल, ठीक है।
वायु, हिम और जल जो है वो अपर्दन के कारक हैं। यही वायु जो है ये यहाँ पे अवसादों को उठा के और कहाँ पे, यहाँ पर दूसरी जगह कहीं कहीं पे निक्षेपित करती जाती है, डिपॉजिट करती जाती है। हिम का मतलब है ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इससे यही काम करते हैं। और जल जो है, जल अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो वो भी इन सारे सेडिमेंट्स को उठा के यहाँ पर कलेक्ट करता है, स्टार्ट कर देगा। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये किस में आता है, अपर्दन में आता है। तो अपर्दन का सीधा सा मतलब होता है कि भैया जो अपर्दन है वो एक जगह, ये एक कोई प्रोसेस नहीं है। देखो जैसे कि अपक्षय था, तो अपक्षय का प्रोसेस क्या था, क्या कहता है कि भैया एक चट्टान जो है वो टूटी और टूट के वहीं पे बिखर गई, तो वो क्या था, वो एक मतलब स्टैटिक प्रोसेस है। और इसी तरीके से अपर्दन जो है इसको बोलते हैं, ये कैसा प्रोसेस है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब है ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है ना। ये एक जगह नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह, ये पूरा फिनोमिना जो है उसको बोलते हैं अपर्दन या इरोजन, ठीक है। और जबकि अपक्षय में क्या था, वो एक ही जगह टूट के चट्टाने जो है वो वहीं पर जो है उनका जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, चट्टान भी टूट रही है प्लस दूसरा इसके एक सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अपर्दन, तो इसीलिए ये डायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। और उस चीज को हम लोग बोलते थे ऑन साइट प्रोसेस या इन सिटू प्रोसेस, या उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। किसको, वेदरिंग को, ठीक है। तो अपर्दन के मैंने आपको कारक बताए, ये कारक होते हैं, ये होता है अपर्दन। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या था, वृहद क्षरण यानी कि मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। इसका जो समरी है वो ये है कि भैया ये भी एक टाइप का अपर्दन है, ये भी एक टाइप का अपर्दन है। तो ये इतनी तो बात समझ में आती है कि यार यहां पर भी क्या हो रहा होगा, यहां पर भी हो रहा होगा मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, अब जब इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भैया मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट का मतलब है, सबसे पहला मतलब है मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट, सेम एज इट इज अपर्दन। इसीलिए मैंने इसको दोनों को एक ही साथ पढ़ाया ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे और आपको एक बार में ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स जो होते हैं, मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स किसके, ड्यू टू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस चीज को याद रखना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यही पूरी मास वेस्टिंग का आधार है, बेस है। यहां पर क्या था, ड्यू टू वायु, हिम, जल, ओशनिक करंट्स, ये सब इसके क्या है, अपर्दन के कारक हैं। और जबकि वृहद क्षरण, इसमें भी सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट इसका मेन कारण क्या है, ये सेडिमेंट्स को ट्रांसफर करता कौन है, ठीक है ना, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, देखो एक पर्वत है, हमेशा याद रखना कि वृहद क्षरण की प्रक्रिया जो होती है, अगर इसको एक और परिभाषा नाम दें तो वो ऐसे लिखेंगे कि पर्वतों पर अपर्दन को क्या बोलते हैं, वृहद क्षरण बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है यहां पे, ठीक है ना। अगर यही अपर्दन क्या है, माउंटेन्स पर होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वृहद क्षरण बोलते हैं। कैसे, देखो माउंटेन्स के यहां पर जो रॉक्स होती हैं, जो कैसी रॉक्स, ये रॉक्स कैसी हैं, असंगठित। असंगठित का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड है, ये कहीं से यहाँ पर आई है, या इसी माउंटेन्स की वो रॉक है जो अब माउंटेन्स में, देखो माउंटेन जो बन जाता है वो एकदम स्टेबल हो जाता है। कैसे, यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में लग जाती हैं, तो वो माउंटेन बना देती हैं, वो प्लेटू बना देती हैं, वो कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं। बट हर लैंडफॉर्म के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित रॉक्स होती हैं जो होती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो असंगठित रॉक है इसमें हमेशा एक बल काम करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, और हमको पता है ये बल कौन सा है, यही बल है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इसके देखो अब जो भी चट्टान है वो यहाँ पर अभी रुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, मगर चट्टान जो है उसके अपोजिट में एक रिएक्शन लगा रही है, एक प्रतिक्रिया दे रही है। प्रतिक्रिया कहाँ लग रही है, अपोजिट में। तो जैसे ही जिस दिन, जिस समय, जिस टाइम पे इस ग्रेविटेशन फोर्स का जो वैल्यू है वो प्रतिक्रिया बल से ज्यादा हो जाएगा, उस समय ये चट्टान को अपनी तरफ खींच लेगा। तो चट्टान जो है वो ऐसा लुढ़कती हुई, ये है इसके माउंटेन का जो तल है पर्वत का, तो वहां पर इकट्ठा हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पर पर्वतों के ऊपर अपर्दन का प्रोसेस होता है, और अपर्दन केवल और केवल एक कारक से होता है, वो कारक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वृहद क्षरण, ठीक है। यही वृहद क्षरण जो है, अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, यही वृहद क्षरण जो है, यही वृहद क्षरण, इसी में एक एग्जाम्पल आता है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, उसको बोलते हैं भूस्खलन या लैंडस्लाइड।
ठीक है। अब देखो लैंडस्लाइड का मतलब क्या है, ये भी हमने देखा है कि कहां पर होती है, पर्वतों पर होती है। तो पर्वतों पर क्या है, यहां पर जो असंगठित चट्टानें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के धरातल की तरफ आती हैं और यहां पर आके इकट्ठा होती चली जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के को वृहद क्षरण बोलते हैं। तो अब यही जो असंगठित चट्टानें हैं, तो यानी कि अब यही असंगठित चट्टानें जब खिसकती हैं, तो फॉर एग्जांपल कि यहां पर ऐसी कोई चट्टान है, अब ये जब खिसकेगी तो पूरा ये, इसको बोला जा रहा है लैंडस्लाइड। भू का मतलब क्या होता है, लैंड। ठीक है, अब यही लैंड जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको खींच ले रहा है, तो वो नीचे आ रहा है, तो पूरी लैंड स्लाइडिंग हो रही है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि भैया जो वृहद क्षरण है या लैंडस्लाइड है, उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि यहां पर क्या होगा, ये जो वनस्पति है, वनस्पति का विनाश, ये मैं बता रहा हूं आपको कारण किसके, भूस्खलन के। ठीक है, भूस्खलन भी क्या है, एक टाइप का वृहद क्षरण है। तो वनस्पति का आप जगह देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा को अपने में बांधे रखते हैं, अपनी जड़ों से मृदा को जकड़ लेते हैं। अगर यहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि यहाँ की जो मृदा होगी वो फ्री होगी मूव करने के लिए, वो अनस्टेबल होगी। तो जब अनस्टेबल होगी और उसमें लगातार गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो मृदा जो है वो खींच के यहाँ पर आ जाएगी। तो वनस्पति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट आता है कि वनस्पति की विविधता होनी भी बहुत जरूरी है। अगर जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, जितने अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पर होंगे तो उतने अलग टाइप की उनकी जड़ें होंगी। कुछ की जड़ें ज़्यादा अंदर तक जाती होंगी, कुछ की जड़ें ऊपर तक रहती होंगी, तो ये मृदा को और अच्छे से रोके रहती हैं। ठीक है, तीसरा रीज़न होता है कि अगर जो ढाल है वो बहुत तीव्र रहता है किसी पर्वत का, अभी किसी पर्वत का ढाल जो है वो ऐसा है, ऐसा इसका ढाल जेंटल स्लोप है ना, तीव्र नहीं है, मंद ढाल है, तो इसमें लैंड स्लाइडिंग उतना नहीं होगा, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स का मान उतना नहीं होगा जितना यहाँ पर होगा। अब इसमें क्या है, एकदम स्टीप स्लोप है, इसकी जो स्लोप है कैसी है, स्टीप है, खड़ी ढाल है, तो इसमें लैंडस्लाइड जो है वो उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रीज़न हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है भूकंप का। जब भी अर्थक्वेक आता है तो लैंडस्लाइडिंग के यानी कि भूस्खलन के होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। चौथा रीज़न हो सकता है कि कोई बहुत मशीन है, बहुत वृहद मशीन का कंपन। अब पहाड़ों पे क्या हो रहा है, कभी मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है या फिर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोई डैम डेवलप हो रहा है, कोई पुल बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कई सारी मशीनें लगी हैं और वो मशीनें जो हैं वो काफ़ी हैवी ड्रिल करती हैं, काफ़ी अंदर तक ड्रिलिंग करती हैं। तो उनसे क्या होता है, उनसे जो है ये पर्वतों की जो ये आप देख रहे हो, जो पर्वतों का ये स्थल होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो शेक करने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे रीजन जो हैं वो किसको उत्पन्न करते हैं, लैंडस्लाइड को। लैंडस्लाइड किसका प्रकार है, वृहद क्षरण का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज जाना कि भैया जो केमिकल वेदरिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, जो हमारा अपर्दन है वो कितने टाइप का है, अपर्दन बेसिकली होता क्या है, और अपर्दन का ही एक रूप है वृहद क्षरण। ठीक है ना, तो कहीं पर ये स्टेटमेंट लिखा है कि वृहद क्षरण भी एक प्रकार का अपर्दन होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, और ये स्टेटमेंट पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वृहद क्षरण एक प्रकार का अपर्दन होता है, बिल्कुल सही, बट अपर्दन के कारक जो होते हैं वो वृहद क्षरण में अलग होते हैं। अपर्दन के कारक अलग है, वृहद क्षरण का कारक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और भूस्खलन की जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये सारे कारण हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण। ठीक है, फिर उसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे इन्फॉर्म कर दिया था, तो आप जरूर से जरूर अनअकैडमी प्लस का कोर्स परचेज करिए और रैंक 10 रेफरल कोड को यूज़ करिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ये सारी चीज़ें जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रश्न है मन में तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, कमेंट करके। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।